हेलो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्रैक +2 में। तो आज हम लोग करेंगे उदय प्रकाश द्वारा रचित तिरिच कहानी। तो वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम लोग उदय प्रकाश का लेखक का जीवन परिचय देखेंगे और इन्होंने कौन कौन सी विधा लिखी, कौन सी इनकी कहानी इम्पोर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सारा क्वेश्चन बीच से भी पूछ लिया जाता है, तो वो मैं जो आपको अंडरलाइन कराऊँगा वो आप ध्यान से सुनेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे ताकि आपको मतलब आगे आने वाले क्वेश्चन में, परीक्षा में कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको मेरे द्वारा बताया गया जो होगा उसी से पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मैं जितना बोलूँ अंडरलाइन करने आप करेंगे और वो एक ऑब्जेक्टिव के रूप में ही बनेगा और वन लाइनर आंसर तो आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। तो एक कन्फ्यूज़न होता है, कुछ स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था जहाँ मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे पूछा गया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और उदय प्रकाश तो ये दोनों एक ही नाम है, तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ओम प्रकाश जो है एक ही साथ लिखा जाएगा, यानी कि ये जैसे उदय लिखा हुआ है ना एक वर्ड में और प्रकाश दो अलग अलग वर्ड हैं, तो ओम प्रकाश एक ही लाइन में और एक ही वर्ड हुआ ओम प्रकाश। और वाल्मीकि, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि भी एक लेखक है आपके पाठ्यपुस्तक में और उदय प्रकाश भी हैं, तो दोनों में प्रकाश लगा हुआ। उदय इनका नाम है, टाइटल प्रकाश है, जबकि ओम प्रकाश एक साथ नाम आता है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है जूठन, वो जूठन के लेखक हैं, और उदय प्रकाश ने तिरिच लिखा है। तो आप याद रखेंगे ये उदय प्रकाश तिरिच के लेखक हैं। तो आप अंडरलाइन करेंगे। तो जन्म आपको अंडरलाइन करना है, 1952 में हुआ था, 1 जनवरी को। और ये भी पूछा जा सकता है कि किस लेखक का जन्म 1 जनवरी को हुआ था, तो आपको लिखना है उदय प्रकाश, या इस भी देगा तो भी उदय प्रकाश। उसके जन्म स्थान सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। कैसे समझेंगे आप? मध्य प्रदेश हुआ आपका राज्य भारत का, और उसके बाद अनूपपुर हुआ जिला और सीतापुर हुआ गांव या तहसील। तो पहले तो राज्य दिया जाता है, उसके बाद जिला दिया जाता है और ये तहसील दिया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि सीतापुर भी है, अनूपपुर भी, मध्य प्रदेश। हम लोग याद क्या करेंगे? तो आपको तीनों याद करना है। मध्य प्रदेश राज्य हुआ, अनूपपुर जिला हुआ, सीतापुर गांव या तहसील हुआ। तो मेन सीतापुर इनका घर था जहाँ इनका जन्म हुआ। इनकी माता थी गंगा देवी एवं पिता थे प्रेम कुमार सिंह। आपको याद रखना है माता पिता का नाम। शिक्षा इनकी BSc MA हिंदी में किया इन्होंने, तभी तो ये लिखते भी थे। हिंदी वाले ज़्यादा लिखते हैं, लेखक होते हैं। सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से इन्होंने किया था, तो आपको अंडरलाइन करना, सागर विश्वविद्यालय को मध्य प्रदेश से इन्होंने किया था MA। उसके बाद वृत्ति देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के भारतीय भाषा विभाग में कुछ समय तक अध्यापन किया। तो आपको यहाँ से अंडरलाइन करना, नई दिल्ली के भारतीय भाषा विभाग में कुछ समय तक अध्यापन किया। उसके बाद संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश सरकार में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कर्तव्यस्थ मतलब जिन पर मध्य प्रदेश सरकार में विशेष कर्तव्य के रूप में वहाँ पे व्यवस्थित थे, तो कर्तव्यस्थ उसको बोलते हैं। दिनमान, यहाँ से अंडरलाइन करना आपको, दिनमान से, दिनमान के संपादन कार्य विभाग में कार्य किया। संडे मेल, इसको भी अंडरलाइन करना है, संडे मेल नई दिल्ली में सहायक संपादन। उसके बाद प्रेस यहीं तक करना है, सहायक संपादन तक। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविज़न विभाग में विचार और पटकथा प्रमुख। टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन में पत्रकारिता का अध्यापन और अंग्रेजी पत्रिका एमिनेंस का संपादन आदि। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है क्या? टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन में पत्रकारिता का संपादन, अंग्रेजी विभाग, अंग्रेजी पत्रिका एमिनेंस का संपादन, ये यहाँ तक अंडरलाइन करना है। उसके बाद संप्रति इनका स्वतंत्र लेखन, फिल्म निर्माण, अखबारों तथा फिल्मों के लिए लेखन, ये अंडरलाइन नहीं करना। उसके बाद कृतियाँ हैं दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना। तो अंत में प्रार्थना ये पूरा नाम है। पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय के दुख, अरेबा परेबा, मोहनदास, मैंगोसील, ये सब इनकी कहानी है। तो कहानी संग्रह दरियाई घोड़ा याद रखेंगे आप। दरियाई घोड़ा कहानी संग्रह आपके बुक में नहीं है, लेकिन इनका तो वृत्ति है ना, इनकी तो कृतियाँ हैं, तो आप कृतियाँ याद रखेंगे। तिरिच है और अंत में प्रार्थना, ये अंत में प्रार्थना इनकी कहानी है। ये सब कहानी है, आप इसको सारा अंडरलाइन करेंगे। इसको तो याद कर ही लेंगे, जैसे तिरिच तो आपके पाठ्यपुस्तक में, ये तो आप लिख ही देंगे। दरियाई घोड़ा भी पूछा जा सकता है। उसके बाद सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, ये कविता संग्रह हुआ, यानी कि ये कविता भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे। उसके बाद ईश्वर की आँख, ये निबंध हुआ इनका। कला अनुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल घास पर नीले घोड़े, रोम्या रोला का भारत, ये अनुवाद हुआ इनका, मतलब कि ये लिखा किसी और ने, ये अनुवाद किए हैं। उसके बाद फिल्म टीवी, अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे, यह कार्य जारी है। तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। अनेक धारावाहिक और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट किन्होंने लिखे हैं? तो उदय प्रकाश ने, आपको नाम याद रखना है। तो अब यहाँ पे आपको क्या अंडरलाइन करना है? यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है बस यही, कविता संग्रह नहीं, बस कहानी संग्रह आपको इनका याद रख लेना है बस। और एक इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई और लाल घास पर नीले घोड़े, ये दोनों आप गोल कर लीजिए, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। किन्होंने लिखा अगर पूछेगा तो आप लिखेंगे उदय प्रकाश ने। तो अब हम इनका थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। उदय प्रकाश के लेखन का यह तीसरा दशक चल रहा है। तीसरा दशक मतलब एक दशक में 10 साल होता है, तो तीसरा दशक मतलब 30 साल।
पिछले 2 दशकों में समसामयिक हिंदी लेखन में उन्होंने एक अग्रणी महत्वपूर्ण लेखक की छवि और पहचान अर्जित की है। 1980 के आसपास वे एक कवि के रूप में पाठकों के समक्ष उदित हुए थे। अपने विषय चयन, सीधी संबोधित भाषा, ताजगी भरे मुहावरे और अनौपचारिक संवेदना के कारण उन्होंने कविताओं द्वारा सुधीजनों को आकृष्ट किया था, नए पाठकों में अपने प्रति और नई रचनाशीलता के प्रति गर्माहट भरी उत्सुकता पैदा की थी। कविता के क्षेत्र में उनका कार्य चलता रहा और इसी बीच उन्होंने कहानी विधा पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मतलब पहले ये कविता लिखते थे, उसके बाद अपना ध्यान कहानी की ओर अग्रसर किया और उन्होंने कई कहानियाँ भी लिखी, जिनमें से यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, ये सब कहानी संग्रह है। लास्ट में डैश देके अगर कहानी लिखा है तो उसके डैश के पहले जितना आया वो सारा कहानी संग्रह होगा। तत्सामयिक कहानी की हालत न केवल अच्छी नहीं थी बल्कि बुरी और चिंताजनक थी। तरह तरह के आंदोलनात्मक नारों, आह्वानों और गैर रचनात्मक छद्म वैचारिक अभियानों के बीच वह बदहाली में पड़ी हुई थी। तथाकथित कहानियाँ खूब छपती थी किंतु उनका पाठकों से संवाद नहीं दिखाई पड़ता था। प्रायः वे कृत्रिम और स्थूल थीं। कृत्रिम मतलब बनावटी, स्थूल मतलब जो हमेशा बनी रहे। उनकी हालत कुपोषण के शिकार उन बच्चों जैसी थी जिनके हाथ पैर पतले और हड़ियल पड़ गए हों तथा पेट असाधारण रूप से बड़ा हो गया हो। वे तथ्य और कथ्य दोनों ही धरातलों पर रक्ताल्पता से ग्रसित दिखाई पड़ती थी। रक्ताल्पता, रक्त जोड़ अल्पता मतलब रक्त का थोड़ा थोड़ा रूप। साठोत्तरी पीढ़ी के कहानीकारों की पकड़ ढीली पड़ चुकी। साठोत्तरी मतलब 1960 के दशक के जो लेखक हैं। समांतर आदि आंदोलनों से जुड़े पिछली पीढ़ी के कथाकार अपने को लगातार दोहराए जा रहे थे। उनके अनुभव फीके पड़ चुके थे, जैसे रोशनाई में काफ़ी पानी पड़ चुका हो। निश्चय ही 2 एक अपवाद थे किंतु उन पर समूची आशा टिकाई न जा सकती थी। समसामयिक अनुभव और यथार्थ जो उत्तरोत्तर जटिल पड़ते गए थे, उनकी प्रतीति से उपजे शिल्प और भाषा की दरकार थी जो लेखक और पाठक दोनों को झिंझोड़ सके, जड़ता और उदासीनता को तोड़ सके। ऐसे समय में कवि दृष्टि संपन्न कुछ कथाकार, जिनमें कुछ पुरानी पीढ़ी के भी थे, सामने आए। उन्होंने कहानी पर ध्यान केंद्रित किया, उसे गंभीरता से लिया और ऐसी नई रचनाएं दी जिनसे परिदृश्य धीरे धीरे बदला चला। ऐसे कथाकारों में उदय प्रकाश अग्रणी और महत्वपूर्ण है। वे तब से लगातार समसामयिक रचनाशीलता में अपनी कद्दावर भागीदारी निभाते आ रहे हैं। कविता, कहानी, निबंध, लेख, टिप्पणियाँ, आलोचना और टेलीविज़न, फिल्म आदि के लिए स्क्रिप्ट लेखन, तमाम क्षेत्रों में उन्होंने नित्य नवीन प्रयोग किए। ऐसे प्रयोग जिनसे कहानी का फॉर्म बदल गया और वह सचमुच 2 एक प्रधान साहित्य रूपों में शुमार होकर विशेष सार्थकता अर्जित कर सकी। पिछले 20 वर्षों में लिखे गए श्रेष्ठ हिंदी कहानियों की अगर सूची बनाई जाए तो उसमें आधी से ज़्यादा कहानियाँ उदय की होंगी, मतलब उदय प्रकाश की। कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी दृष्टियों से उदय प्रकाश की कहानियों का यह असर हुआ कि बड़े पैमाने पर अपनी तथाकथित रचनाओं से ऊब पैदा करने वाले, फॉर्मूलाबद्ध लेखन करने वाले और गैर रचनात्मक कारणों से अपनी चर्चा करवाने वाले लेखकों की भीड़ छूट चली थी। एक स्वस्थ रचनात्मक माहौल बना और हिंदी कहानी का विकास दृष्टिगोचर हुआ। उनकी दिशा उजागर हो चली। एक सही, प्रतिभाशाली और अंतर्निष्ठा से परिपूर्ण क्रियाशील लेखक के उठ खड़े होने का अर्थ उदय प्रकाश के रचनात्मक विकास पर नज़र डालते ही स्पष्ट हो जाता है। आजीविका और वृत्ति की दृष्टि से लगातार और निश्चय स्वास्थ्य के लिहाज से लगातार बदहाली झेलते हुए उस संघर्षशील कवि कथाकार ने अद्भुत जीवन से भरी सृजनशीलता दिखाई है। आगे देखते हैं। उदय प्रकाश के अनुभव और उसके अनुरूप अभिव्यक्ति के लिए कथा शिल्प का कभी टोटा नहीं पड़ा। वे कभी खुद को दोहराते नहीं। सामयिक यथार्थ को गहरे इतिहास बोध के साथ उसकी पूरी तल्खी, क्रूरता और भयानकता और के साथ तदनुरूप शिल्प और भाषा में बयान करते हैं। उनके अनुभव में खासा वैविध्य है। गांव और शहर, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग आदि के परंपरागत विभाजन उनके अप्रासंगिक हो चुके हैं। उनका अनुभव वृत्त, उनकी कथाभूमि, उनकी रचना दृष्टि लगातार बड़ी बेधक और गहन होती जाती है। वे कारीगर और कलाकार एक साथ हैं। ऐसा कारीगर और कलाकार जिसके आगे काम का टोटा नहीं अंबार है, जिस पर उसे अभी तुरंत भिड़ जाना है, कभी पीछे मुड़कर न देखता हुआ एक अशांत, असंतुष्ट और विक्षुब्ध कलाकार जिसके आगे तथ्य और कथ्य का विपुल विस्तार लिए ठाठे मारता संसार चुनौतियाँ देता अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ प्रस्तुत उनकी प्रसिद्ध कहानी तिरिच एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट लाइन है, मैं यहाँ से इतना दूर आपको पढ़ के बताया हूँ और यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट लाइन नहीं थी। अब यहाँ से एक है क्या, एक कहानी का एक तरह से सारांश भी आप समझ सकते हैं इसको। ये सारांश में बताया जाता है लास्ट में। तो ये तो लेखक के परिचय के लास्ट में है। आज के युग में समय बहुत दूर तक वैश्विक और सार्वभौम हो चुका है। विकास की दृष्टि से दुनिया के देशों का चाहे अब भी विभाजन किया जा सकता हो, पर कहीं ऐसे विभाजन अप्रासंगिक भी हो चुके हैं। अप्रासंगिक वर्ड का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज़ होता है एक प्रसंग के रूप में लिखा रहता है। प्रसंग मतलब होता है कहीं पर लिखा गया, कहीं उदाहरण से लिया गया एक इम्पोर्टेंट वाक्य होता है। जैसे कोई भगत सिंह का नारा हो गया, गांधी जी का नारा हो गया, या किसी भी लेखक या किसी भी महापुरुष का लिखा गया कोई भी वर्ड, जब वो प्रसंग में रहता। अप्रासंगिक का मतलब होता है बिना कहा गया, बिना कथन का, जिसमें कोई प्रसंग ही नहीं हो। ऐसे में भारत जैसे देश में यथार्थ और समय के बीच बहुसंख्यक समाज के लिए एक ऐसी अलंग खाई उभरी है जिसके चलते जीवन में बेवानगी और अजनबियत आई है। अजनबियत मतलब अजनबीपन, मतलब अनजानपन,
कहानी नई पीढ़ी के प्रतिनिधि बेटे के दृष्टिकोण से लिखी गई और बाबूजी के बारे में है जो सुदूर गांव में रहते हैं। वे शहर जाते हैं और फिर शहर में उनके साथ जो कुछ घटित होता है कहानी उसी के बारे में है। जो घटित हुआ वह अत्यंत अप्रत्याशित, दारुण और भयावह है। आमूल बदले हुए समय का यह नया भीषण यथार्थ जिसके शिकार बाबूजी बनते हैं बेटे के सपने में तिरिच बनकर प्रकट होता है। तिरिच एक विषैला और भयानक जंतु है जो कहानी में प्रतीक बन जाता है। इस कहानी को जादुई यथार्थ की कहानी कहा जाता है। यह यथार्थ बाबूजी की गंवई वास्तविकता को पीछे छोड़कर और आगे बढ़ चुके शहर के तथाकथित आधुनिक समय के द्वंद्व से उपजता है। दुनिया के उन देशों में जहाँ यथार्थ समय के बीच ऐसी खाई उभरी जहाँ वहाँ जादुई यथार्थ प्रकट हुआ। जादुई यथार्थ कहने का क्या मतलब हुआ? जादुई यथार्थ का मतलब हुआ, यथार्थ का मतलब हुआ जिस चीज़ के लिए जीना या किसी चीज़ के लिए मतलब किसी अर्थ में उस चीज़ को बताना, यथार्थ। और उसके बाद जादुई यथार्थ मतलब अपने आप कोई चीज़ अगर हो जाए तो उसको जादुई यथार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हो तिरिच एक विशाल और भयानक जंतु जो कहानी में प्रतीक बन जाता है। मतलब हम लोग अब ये कहानी पढ़ेंगे तो जानेंगे क्या वो जंतु के बारे में ये सारा चीज़ है या वो जंतु को प्रतीक बनाकर ये कहानी लिखा गया है। तो तिरिच के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे और आप जब मैं पार्ट 2 स्टार्ट करूँगा वीडियो का तो उसमें पूरा कहानी आपको बताऊँगा और आप पूरा पेंसिल और बुक लेके टाइम देके पूरा एक ही साथ सारा कहानी को आप देखेंगे मेरे साथ और आप जहाँ मैं बोलूँगा आपको आप वहाँ पर अंडरलाइन करते जाएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट इसका लाएंगे जिसमें तिरिच कहानी हम लोग देखेंगे और वो आपके पाठ्य पुस्तक की अंतिम कहानी होगी। उसके बाद शिक्षा है जो कि एक निबंध है, तो वो हम लोग देख के इसको ख़त्म करेंगे। तो अब इस वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।